बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 12 चंद। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो अनपढ़ होते हुए भी बहुत ही सरल स्वभाव और बहुत ही गुण उसके अंदर मौजूद है। कोई भी उसको देखकर नहीं कह सकता था उस व्यक्ति को कि वो कम पढ़ा लिखा है, क्योंकि ऐसा नहीं है। अगर व्यक्ति अनपढ़ है, कम पढ़ा लिखा है, तो भगवान सबके अंदर कुछ ना कुछ गुण देकर ही भेजते। तो आइए पढ़ते हैं चरना के बारे में। प्रस्तुत पाठ राजस्थान के एक सुदूर गांव में रहने वाले एक व्यक्ति चरना पर आधारित है। सीधे साधे अनपढ़ चरना में ऐसे अनेक गुण हैं जिन्हें देख और महसूस करके व्यक्ति के मन में उसके प्रति श्रद्धा का भाव पैदा होता है। सांवला रंग, नाटा कद, गठा हुआ मजबूत शरीर, चौड़ा माथा, तीखी आंखें, नुकीली नाक और कुछ लंबा सिर। तन पर धोती और टप टप टपकता पसीना, अपने जीवन की विषमताओं और संघर्षों से जूझता चरण। हाथ में खुरपी लिए क्यारियों की घास खोदता फेंकता, काम में तन्नी चढ़े। चरना से हुई पहली भेंट ने मेरे मन के तारों को झंकृत कर दिया। 3-4 वर्षों से राजस्थान में लगातार सूखा पड़ रहा था। धरती भी सूखकर पत्थर सी हो गई थी। समाचार पत्र कार्यालय की ओर से, ठीक है, जो न्यूज़पेपर छापते हैं ना, तो वहां का जो ऑफिस है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो कार्यालय की ओर से मुझे जो अकालग्रस्त क्षेत्र थे उनका दौरा करने के लिए नियुक्त किया गया। सौभाग्यवश उसी दौरान भेंट हुई इस कर्मठ, साहसी, हंसमुख, सरल और आशावादी व्यक्ति से। तब से आज तक जीवन के कठिनतम संघर्षपूर्ण क्षणों में वो मेरा आदर्श सा बन गया। पसीने से लथपथ रह रहकर सूखी धरती से जूझता, लकड़ियां बटोरता, गीत गाता हुआ चढ़ना बरबस आंखों के समक्ष उपस्थित हो जाता है। यानी कि आंखों के सामने उसका चेहरा जो है आ ही जाता है। उस गांव में भीलों के लगभग 40 घर थे। दूर दूर बनी झोपड़ियां और सूखी घास से ढकी पहाड़ियां, इनके बीच से झांकते पत्थर और रेत मानो हरियाली का उपहास कर रहे। गांव के अधिकांश लोग घर बार छोड़कर मजदूरी के लिए निकटवर्ती राज्यों में चले गए। बस रह गए थे चढ़ना जैसे कुछ गिने चुने धरती के लाभ, जिन्हें धरती से उसकी सुगंध से प्रेम था और जिनका रोम रोम उन रेत के कणों से जुड़ा हुआ था, जो बहुत ही धरती प्रेमी होते हैं उसके बारे में। चरना के बैल ईश्वर को प्यारे हो गए। बची थी एक गाय जिसकी देख रेख मुश्किल से हो पाती थी। चरना ने पड़ोसियों के मवेशियों के साथ उसे भी विदा कर दी। अब उसके पास शेष रह गए थे सूखे टीले, चरना, उसका फावड़ा और खुरपी। इन सब में प्रमुख था चरना का अदम्य साहस और विश्वास भी ऐसा जो धरती को चुनौती दे रहा था। म्हारा रतन राणा एक बार तो अमराणे घोड़ो फेर, अमराणे में बोले सुवा मोर, बागों माँ बोले मीठी कोयल जी। अमराणे में घोर अंधार, हारे म्हारे सोना राणा। मेरे रतन राणा, एक बार तो अमराणे की ओर घोड़ा लौटाओ। अमराणे में मोर बोलते हैं, बागों में कोयल बोलती है। आज अमराणे में घोर अंधकार है, एक बार तो अमराणे की ओर घोड़ा लौटाओ। सूखी धरती में लगातार फावड़ा चलाता चरना अपने काम में इतना तल्लीन था कि उसे किसी की उपस्थिति का, यानी कि किसी के आने का आभास भी नहीं हुआ। बंजर सी सूखी धरती पर अपने श्रम का, यानी अपनी मेहनत का पसीना टपकाते चरना के ओजस्वी स्वरों को सुनकर मेरे कदम रुक गए। जो रिपोर्टर वहां पे आई थी ना, उसकी बात हो रही है, ये वो बता रही है ये चीजें। दूर पहाड़ियों से टकराती चरना की आवाज उसके स्वाभिमान का गीत गाती लग रही थी।
सूखी धरती में बीज डालने से क्या फायदा है? मेरे प्रश्न को सुनकर चन्ना ने क्षण भर को फावड़ा धरती पर पटका, झुककर धोती के किनारे से अपना मुंह पोंछा, अपने पसीने पोंछे, फिर आवाज की ओर गर्दन उठाकर विश्वास पूर्वक बोला कि ये धरती सूखी है, आकाश तो नहीं है, कभी ना कभी तो बारिश आएगी ही। अपने श्रम पर ऐसा अटूट विश्वास, आस्था और विश्वास की इतनी गहनता मैंने उस क्षण तक कभी अनुभव नहीं की थी। चन्ना का कथन अब भी मेरे मन में गूंज रहा था कि उसने फावड़ा उठाया और पगडंडी से मुझे रास्ता दिखाते बढ़ चला। वो बढ़ रहा था ऊंचाई पर, टीले की चोटी पर बनी झोपड़ी की ओर। बाहर से साधारण सी दिखाई देने वाली झोपड़ी में प्रवेश कर मैं सन्न रह गई। झोपड़ी की दीवारों पर गेरू और चूने से हाथी, घोड़े, मोर तथा फूल पत्तियों के कलात्मक चित्र बने थे, मानो किसी निपुण कलाकार ने उन्हें अपनी कूची से रंगा हो। झोपड़ी के भीतर की दीवारों पर मिट्टी की लिपाई से अंकित कलात्मक भित्ति चित्र, जमीन पर बिछी चटाई और कोने में रखा कुट्टी मिट्टी से बना बड़ा सा बर्तन, 2-4 बर्तन, चूल्हा और एक पोटली, यही थी चन्ना की कुल पूंजी। चन्ना किसने बनाए थे सब चित्र? ये सुनते ही वो मानो किसी कल्पना लोक में पहुंच गया। उसी ने सब बनाया था भाई साहब। वह बनाती थी सब 2 साल पहले राम जी को प्यारी हुई, यानी कि उसका स्वर्गवास हो गया। बेटा भी साथ ले गई, बड़ी भली थी वो, हाथ में जादू था उसके। मिट्टी छू ले तो मिट्टी बोलने लगे। ये चटाई है ना, उसी के हाथ की बनी है। बांस की छाल से क्या टोकरे, क्या चटाइयां बुनती थी। हाथ लगाया नहीं कि चटाइयां पूरी ऐसी बिजली सी फूटी कि उसमें किसकी बात कर रहा है वो? अपनी पत्नी की बात कर रहा है। जमीन पर उकड़ू बैठे चन्ना के चेहरे पर क्षण भर को निराशा का भाव आया, परंतु फिर भी उसकी आंखों में चमक थी, मानो वो अपनी पत्नी की जो उपस्थिति है उसका होना अपने पास अभी भी महसूस कर रहा। और ये सब बर्तन है ना, उसी ने बनाए थे, कुटी हुई मिट्टी से। मेरी दृष्टि सामने अनाज रखने के लिए बनाए बड़े से गोलाकार बर्तन पर टिक गई। मिट्टी से बने हुए बर्तन पर गेरू और सफेद रंग से बहुत ही बारीकी से बेल बूटे बनाए गए थे। सच में उसके हाथ में जादू रहा हो। मुझे लगा उसका गुदा हुआ चेहरा ऐसा फूल सा दिखता था कि धाणी के लोग, धाणी एक गांव है, ठीक है, लोग देखते ही रह जाते थे। चन्ना उस समय अपने सुनहरे अतीत में तल्लीन था। आवाज में जादू था उसकी, इतना जो है उसकी आवाज में बहुत जादू थी, इतना नाचती थी कि पांव थकते ही नहीं थे। चन्ना बोलता चला जा रहा था, वो अपने अतीत की जो है स्मृतियों में खोया हुआ था। एकाएक चन्ना उठा और झोपड़ी में एक ओर रखी चक्की के पास रखे बर्तन की ओर बढ़ा। बर्तन से लुढ़काकर मांड निकाला। कटोरे में मांड लेकर वो उसके पास आ गए। दिन भर इसे ही पीकर काट देते हैं बाईसा। हफ्ते में सरकारी जीप आकर 2 किलो दाने दे जाते हैं, इसी चक्की में पीस लेता हूँ। पियो बाईसा। उसने कटोरा मेरी ओर बढ़ाया और फिर बोलता रहे। बाईसा, आकाश अब भी नीला है, आस है कभी मई बरसेगा। मई मतलब मई बरसेगा यानी कि बारिश होगी, धानी में खुशहाली आएगी। मई बरसेगा तो जरूर बाईसा। चन्ना की 2 टूक साफ सुथरी बातें विचार पारदर्शी शीशे के समान स्पष्ट उजले, कहीं कोई बनावट नहीं। उसने अपने मन को यूं साफ साफ खोल कर रख दिया, वो भी पहली ही मुलाकात ही। मन में आदिवासी भीलों के प्रति अनोखा आदर का भाव पैदा हो गया। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव भी जिसे नहीं खटकता। गेरुए वस्त्र धारण करने वाले किसी सन्यासी से भला कम है क्या ये चंद?
सुदामा के चावलों की सी मधुरता की महक उस ठंडे मांड में से आ रही। अतिथि देवो भव वाली भारतीय संस्कृति की अनुपालना करने वाला चढ़ना सचमुच अत्यंत महान प्रतीत हो रहा था। मुख पर प्रसन्नता और आदर का भाव तथा मांड पीने के लिए बार बार आग्रह करता चढ़ना, विश्व के असंख्य कीमती उपहार जिसके सामने तुच्छ और हीन, समक्ष मतलब सामने, ऐसी भावना से ओतप्रोत भी उस मांड की मिठास आज भी हृदय में महसूस होती है। मन हो रहा था कि जो कुछ भी अपने पास है वो इस देवता को भेंट कर दो। समय बीतता गया, चढ़ना की छाप मेरे मस्तिष्क पर धूमिल सी होने लगी। क्षेत्र में हो रहे सड़क और पुल निर्माण की प्रगति संबंधी समाचार के सिलसिले में पत्रकारों का एक दल दक्षिणी राजस्थान के दौरे पर था। जीप सड़क के किनारे रुकी थी तथा सब चाय का आनंद ले रहे थे। कृष्णकाय सांवला सा एक व्यक्ति जीप की ओर दौड़ा आ रहा था। बाईसा कहकर दौड़ा आता। वह व्यक्ति जब समीप आया तो मस्तिष्क चौंका। अरे चढ़ना, तुम यहाँ, और ये क्या हाल बना रखा है तुमने? चढ़ना की आंखों में चमक थी लेकिन चेहरे पर दुख की रेखाएं। लंबी सांस खींचकर वो बोला, क्या बताऊं बाईसा, दिन फिर गए सो यहाँ आना पड़ा। अनाज नहीं और दिन भर काम की मार, कहाँ तक सहती ये बूढ़ी हड्डियां। ताप चढ़ गया और ताप भी ऐसा कि उतरता ही नहीं था। 2-4 घर वाले बचे थे धानी में, सो वे भी घबरा गए। ताप से चेतना ही चली गई थी मेरी। कब कौन सरकारी अस्पताल में भर्ती करा गया पता ही नहीं। अब 4 पैसे जुड़े तो धानी जाऊं। न जाने कैसे पड़ा होगा मेरा घर। 2 क्यारियां हरी भरी थी और वे भी सूख गई। क्यारियां हरी भरी कैसे चढ़ना, मैंने उससे पूछा। बाईसा हिम्मत नहीं आ रहा था। मैं घड़ा घड़ा पानी सिर पर ढोकर लाता रहा 10 कोस से। खेत की क्यारी ही क्यों ना हो, 10-20 मक्के ही क्यों ना हो, पर कुछ तो हो, बस वो भी नहीं बची। चढ़ना कहता जा रहा था, बाईसा मुझे मेरी धरती बुलाती है। रात दिन आंखों के सामने वही चित्र रहता है। सपने आते हैं तो धानी के, मेरी सूफती सपने में आकर धिक्कारती है। बाप दादों की धरती यूं ही छोड़कर आना पड़ा, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा भाई। कहते कहते चढ़ना की आंखें भर आई। अपनी धरती के प्रति ऐसा मोह, मेरा मन भर आया। धरती का ये लाल कितना महान है। ऐसे ही सपूत समय आने पर देश के लिए प्राणों की बाजी लगाने से नहीं कतराते। मैंने चढ़ना को कुछ रुपए देने चाहे, पर स्वाभिमानी चढ़ना भला कहाँ मानने वाला था। उसने साफ मना कर दिया। बूढ़ी हड्डियों में अभी जान बाकी है। भाई साहब 20-25 दिन मजदूरी और करूंगा, गांव लौटने का रुपया जुड़ जाएगा और चढ़ना वहां से चला। स्वाभिमान और देश प्रेम की ऐसी मिसाल देखकर मन ही मन चढ़ना को प्रणाम करने को जी चाहा। हम सबकी आंखें आकाश की ओर। आकाश में कहीं कहीं काली घटाएं दिखाई पड़ रही थी। इन काली घटाओं के मध्य एक दृश्य उमड़ता मुझे दिखाई दे रहा था। लहलाते खेतों में कर्मरत गीत गाता प्रसन्न चाहिए। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं के समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।